पहलगाम हमले के बाद एक तरफ लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं, इस बीच सरकार ने कल एक बार फिर कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के अगले दिन ही सरकार ने सीसीएस की बैठक बुलाई थी और उसने पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए थे, जिसे बड़े फैसले भी बताया गया था। उस पर लगातार अमल चल रहा है। इस बीच कल केंद्रीय कैबिनेट और सीसीएस की एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और जाहिर तौर पे जो एक्टिविटी सरकार में चल रही है उससे देखकर ये लगता है कि सरकार कुछ तैयारी कर रही है और सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, सेना के तीनों अंगों की क्या तैयारी है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसमें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, ये भी कैबिनेट के एजेंडा में है। तो जाहिर तौर पे सीसीएस के साथ साथ कैबिनेट की बैठक कल काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और चूंकि सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, देश की सुरक्षा के मामले को देखती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की नजर भी उस पर है। चूंकि पहले सीसीएस में बड़े फैसले लिए गए थे, कल के सीसीएस में इसलिए कल के सीसीएस पे लोगों की नजर है कि आखिर कल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट और सीसीएस की बैठक होगी उसमें क्या बड़े फैसले होते हैं। इसलिए पूरे भारत की निगाह कल के सीसीएस की बैठक और कैबिनेट की बैठक पे होगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाने के लिए अनुरोध करता हूं। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल रात प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जल्द से जल्द संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। इससे पहले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा और सीपीआई सांसद ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जहाँ एक तरफ बाइसरन पहलगाम और आसपास के पहलगाम के जंगलों में लगातार आज भी तलाशी अभियान जोरों पर चल रहा है, आतंक विरोधी ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी के दूसरे इलाकों में भी खासतौर पर जो जंगल जैसे इलाके हैं जहाँ पर आतंकियों के छुपे होने की अधिकतर आशंका है, वहाँ पर लगातार फोर्सेस द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है, तलाशी अभियान है, वो चलाए जा रहे हैं और जो आतंकियों द्वारा जंगल के इलाकों में छुपने के ठिकाने बनाए गए हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों के भीतर ही कई सारे हाइड आउट उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में, यहाँ कुलगाम इलाके में पकड़े गए और पूरी कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है कि बाइसरन में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ फोर्सेस के ऑपरेशन लगातार तेजी के साथ जारी है। कैमरामैन जुर्शीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। इस ऑपरेशन का यह मकसद है कि जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में हाइडआउट्स में मौजूद हैं, उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर करना। सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चुनौती रहती है वो दिखाने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे जवान है, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं। आप देखिए कि कैसे इस पूरे इलाके को, जो घने जंगल का इलाका है, जो छोटी छोटी नदियां नाले हैं, उसको चारों तरफ से कॉर्डन किए हुए हैं। ये देखिए, एक नहीं बल्कि आपको यहाँ पर बेहद ज्यादा संख्या में जवान दिखेंगे। ये देखिए चारों तरफ जवानों की मौजूदगी चारों तरफ है। ये देखिए अब जवान जो है लगातार चारों तरफ से इस एरिया को कॉर्डन कर रहे हैं, यानी जहां खतरा है। आतंकी नदी नालों में छिपते हैं क्योंकि आतंकियों की जो मदद है वो ओवरग्राउंड वर्कर करते हैं, उन तक हथियार पहुंचाते हैं, गोला बारूद पहुंचाते हैं, रसद पहुंचाते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर बेहद खतरनाक ये इलाका, लेकिन बावजूद इसके जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट, बेहद ज़्यादा चौकस। मकसद यही कि जितनी जल्दी हो सके तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर करना। कैमरामैन ओमकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो 5 पहले फैसले लिए थे उसमें था पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द होना, यानी कि भारत में जो भी पाकिस्तानी नागरिक हों उनको एक नियत समय तक ही वहाँ रहना, उसके बाद देश छोड़ के चले जाना है, ये आदेश जारी कर दिया गया था। हालांकि बाद में उसमें कुछ संशोधन भी किया था। अब सरकार जो है इस बात का ध्यान दे रही है कि जो आदेश जारी किया गया था उसमें कितने पाकिस्तानी देश छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि जिनका वीज़ा रद्द हो चुका है वो ये सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर हाल में वो देश छोड़ के अपने देश पाकिस्तान रवाना कर दिए जाएं। इस बात के तमाम आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। आज की ताज़ा स्थिति है कि जो कुछ संशोधन किया था सरकार ने उसके बाद, पहले आदेश के बाद, उसमें संशोधन इस बात किया था कि जो मेडिकल वीज़ा है उसमें कुछ राहत दी थी, उसकी भी मियाद आज पूरी हो रही है। अब बचते हैं सिर्फ 3 कैटेगरी के वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा, ऑफिशियल वीज़ा और डिप्लोमेट वीज़ा। इन 3 वीज़ा धारकों के अलावा कोई भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी नागरिक भारत में नहीं रुकेगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत दे, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इन 26 में से 6 परिवार महाराष्ट्र से थे। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में जो मृतक है उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई और जो मृतक परिवार है उनको 50 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। हर परिवार को 50 लाख रुपए की राशि देने के साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष प्रयास महाराष्ट्र सरकार करेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो जगदाले परिवार है उनकी जो बेटी है उसे नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार का उपयोग वहां पर करने वाले हैं और जगदाले परिवार की बेटी को वहां पर सरकार में एक नौकरी भी दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इन परिवार के पीछे पूरा महाराष्ट्र है और सरकार भी उनके साथ रहेगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो सभी नेताओं ने अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानी, जिससे एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा की करीब 6 ऐसी सीटें थी जिस पर एनडीए की हार हुई। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर हमने उन सभी बीजेपी के नेताओं की जानकारी दे दी है, लेकिन मुझे डर है कि अगर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को शाहाबाद के पूरे इलाके में काफ़ी नुकसान हो सकता है। हालांकि शाहाबाद का जो पूरा इलाका है वो अभी भी एनडीए के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए मई महीने के लास्ट में प्रधानमंत्री का दौरा शाहाबाद के इलाके में रखा गया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनके पूरी तरह से तैयार है। जो लोग पुरी जाया करते थे अब उन्हें सुविधा हो जाएगा, वो लोग दीघा में पहुंचेंगे और जगन्नाथ मंदिर का यहाँ पे दर्शन करेंगे। यानी 5 दिनों से मंदिर का जो हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। जगन्नाथ मंदिर का किस तरह से देखें कि बड़ा सुंदर तरीके से मंदिर को बनाया गया है। मंदिर पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यानी जयपुर के गुलाबी पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। करीबन 3 साल में मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। 22/2000 अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर का नींव रखा गया था और 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया 2025 को मंदिर का यहाँ पे जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लोगों को, दर्शकों के लिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर का कपाट खुल जाएगा। करीब 22 एकड़ में यह मंदिर पूरी तरह से फैला हुआ है और यहाँ पे करीबन 250 यानी 250 करोड़ रुपए की लागत से लमसम मंदिर का पूरा निर्माण किया गया है। और पूरी तरह से यहाँ पे देखें कि जो जगन्नाथ पुरी का मंदिर था वहाँ पे लोगों को रहने के लिए वहाँ बनाया गया था। खाजा प्रसादी के रूप में जिस तरह से है उसी के तर्ज पर बना है। इमरान बकर के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 दीघा। महाराष्ट्र शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने घोटाले से जुड़े दस्तावेज मंगवाए हैं और ईडी उन दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में उप संचालक सहित 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। अगर इस घोटाले की बात करें तो घोटाला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नागपुर से जुड़ा हुआ है। नागपुर में 580 शिक्षकों की बोगस भर्ती हुई। इस
भर्ती के लिए एक एक शिक्षक से 20 से 35 लाख रुपए तक लिए गए। बताया जाता है कि कई शिक्षकों की जो भर्ती है वो बैक डेट में की गई, बैक डेट से उनको पेमेंट दिलवाया गया, नियम कानून ताक पर रखकर भर्तियां की गई। इतना ही नहीं, जो एक शिक्षक अधिकारी हैं जिनकी मौत 2016 में हुई है, उनके फर्जी सिग्नेचर के आधार पर भी कुछ शिक्षकों की भर्ती की गई। जब यह मामला प्रकाश में आया तब यह मामला राजनीतिक टूल भी पकड़ा। बताया ये भी जाता है कि इस मामले में कुछ पूर्व शिक्षा मंत्रियों की भी जांच हो सकती है। मैं सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। गर्मियों में पानी की किल्लत को लेकर चंडीगढ़ में बीबीएमबी की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पंजाब ने हरियाणा को अतिरिक्त जल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। कल अचानक बुलाई गई इस बैठक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उच्च अधिकारी जो हैं शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर हरियाणा के कई हिस्सों में पानी की किल्लत का हवाला देते हुए 8500 क्यूबिक से पानी जो है अतिरिक्त मांगा, जिस पर पंजाब सरकार के अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि डैमों में पहले से ही जल स्तर कम है। हरियाणा के मुख्य सचिव की बैठक में कहा गया कि हरियाणा में पानी की काफ़ी गंभीर संकट है और अगले 8 दिनों के लिए मानवता के आधार पर हरियाणा को 8500 क्यूबिक से पानी जो है वो दिया जाए। पंजाब की तरफ से कहा गया कि पंजाब ने पहले ही पानी की कमी की किल्लत से जो है वो जूझ रहा है और हरियाणा को अतिरिक्त 4000 क्यूसेक पानी पहले भी दिया जा रहा है। पंजाब के अधिकारियों ने सख्त लिहाज में कहा कि डैमों में जल स्तर कम है और राज्य में पुराने नहरों और जो खाले हैं उनको पुनर्जीवित कर लिया गया है, जिससे पंजाब में पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे में किसी भी हालत में ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब जो है वो हरियाणा को अतिरिक्त पानी दे पाए। तो अब ये मुद्दा जो है पानी का पंजाब और हरियाणा के बीच में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अड़े हाथ लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के वक्त में वादा किया था कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये दिल्ली में सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, जो कि आज तक नहीं दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी बताया है कि जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं की 2500 रुपये के मामले में जिस तरीके की कैटेगरी तय की गई है, उससे दिल्ली की महिलाओं को लाभ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली में पहले कहा गया था कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेगा, लेकिन उसके बाद में ये तय किया गया कि दिल्ली में हर महिला को 2500 रुपये नहीं मिलेगा। 18 से 21 साल की महिलाओं को 2500 रुपये नहीं दिए जाएंगे, साथ ही BPL कार्ड धारकों को ही मिलेगा। तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने देखा सरकार पर उठाए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को गारंटी दी थी, लेकिन दिल्ली की में जो मोदी की गारंटी है वो पूरी तरीके से जुमला साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों के किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसका विरोध शुरू हो चुका है। यूबीडी शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी मुंबईकरों का दैनिक जीवन कठिन बनाना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि इससे बेस्ट की किफ़ायती सेवा को नष्ट करने की साजिश है। बता दें कि मुंबई महानगर पालिका ने बेस्ट की बसों के लिए किराया बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे बेस्ट के किराए में 20 से 50% की बढ़ोतरी होगी। इसके चलते 31 लाख से अधिक दैनिक यात्रियों को अपनी जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बेस्ट बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी के लिए परिवहन आयुक्त के पास भेजा गया है। परिवहन आयुक्त की मंजूरी के बाद बढ़ोतरी लागू की जाएगी। बेस्ट प्रबंधन का कहना है कि 6 साल बाद ये बढ़ोतरी की जा रही है। बेस्ट लगातार घाटे से जूझ रही है और किराया बढ़ोतरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दरअसल बेस्ट बढ़ोतरी के इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां भुनाना चाहती है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जल्दी होने हैं। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें हैं और बेस्ट किराए का ये बढ़ोतरी का मुद्दा सीधे तौर पर मुंबई वासियों से जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। में छात्र छात्राओं के जान देने की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला बिहार के छात्र तमीम इकबाल का है, जो कि करीब 20 दिन पहले ही कोटा में नीट की तैयारी करने आया था, लेकिन आज तमीम इकबाल को उसके किराए के मकान में मृत पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और बिहार से उसके परिजन भी कोटा पहुंच गए।
तमीम इकबाल के परिजनों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि तमीम के शव का पोस्टमार्टम न कराया जाए, क्योंकि उसके पिता हार्ट के पेशेंट हैं और अपने बेटे को पोस्टमार्टम के बाद शायद नहीं देख पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोटा में आखिरकार छात्र छात्राएं क्यों पढ़ाई के चलते इस तरह से तनाव में आ जाते हैं, क्यों जान देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस साल अब तक करीब 15 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अवसाद या मानसिक तनाव के चलते अपनी जान दे दी है। फिलहाल तो प्रशासन भी इस मामले को लेकर अब और भी सजग हो गया है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ निरंतर वह संपर्क में भी है। उन्हें तनाव मुक्त पढ़ाई के लिए कोचिंग प्रशासन को निर्देश भी जारी कर रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।